नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भरोसा जताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय और सशक्त बनाने का काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के हित में काम कर रही है। खजान दास ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी मौजूदा 47 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी और जनता का विश्वास पार्टी के साथ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी एक बार फिर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, समय तो ऐसा है कि समय फिर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही डिपेंड रहती है और कार्यकर्ताओं को समय समय पर तेज धार दी जाती है। 27 का चुनाव नज़दीक आने वाला है। हम लोग जितना कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए, और आने वाले समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव फाइट करेंगे और जो सीटें अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि 47 सीटें हमारे पास है, वो इससे अधिक जीत करके आएंगे, ये मैं विश्वास आप सबको देना चाहूँगा। क्योंकि जो प्रदेश के हित में काम किया है और प्रदेश के हित में काम करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं कहूँगा। उत्तराखंड में आगामी मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि विभाग लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। वहीं जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सुचारू संचालन और मानसून के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही एक व्यापक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तैयारी, क्षमता विकास, प्रशिक्षण, इस पर जोर दे रहे हैं ताकि जब आपदा का समय आवे तो हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। उत्तराखंड में खनन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे में यदि कोई सांसद या विधायक खनन से जुड़ी अनियमितताओं की बात करता है तो ये पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में शिकायत आने पर कार्रवाई होती है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था और भ्रष्टाचार चरम पर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और कोई भी प्रतिनिधि के रूप में जब काम करता है, चाहे वो हमारा सांसद हो और या हमारा विधायक हो, तो उसको स्वतंत्रता है अपने क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई उनको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो बताने का काम करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ये तो पारदर्शिता है। ये तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए तो अगर हमारा प्रतिनिधि भी बताने का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी वो तो खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते थे, भ्रष्टाचारियों को अपनी पनाह में छुपाने का काम करते थे। ना तो राजस्व उन्होंने बढ़ाने का काम किया कभी, चाहे आबकारी नीति हो और चाहे खनन की नीति हो, किसी से भी। सबके उनके जो अपने खुद के रिश्तेदार है सब खनन किया करते थे और सबकी जेबों में पैसा जाता था, लेकिन सरकारी खजाना हमेशा खाली रहा कांग्रेस के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 300 और कहाँ 1200। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की कोई शिकायत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और जितना भी खनन हो रहा है जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है और जितना राजस्व वो सरकारी खजाने में पहुंच रहा है। तो कांग्रेस को ये तकलीफ है। लक्सर में किसान मोर्चे के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष बाबूराम सैनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और सैनी समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है।
इस दौरान लोगों ने फूलमालाओं और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर खुशी भी जाहिर की है। इस दौरान मौके पर मौजूद राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भी कहा कि प्रदेश की धामी सरकार युवाओं को पार्टी में मौका दे रही है। 2027 में एक बार फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में अपना जो उत्तराखंड है वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। और हमारा जो संगठन है, मुख्यमंत्री तो युवा है ही, साथ साथ हमारे संगठन में भी बहुत ही अनुभवी और युवा चेहरे बहुत लिए गए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे जो है जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी भाई मतलब युवा मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेवारी भाई सूर्यकांत को दी गई है। और मैं समझता हूँ कर्मठ हैं और बहुत काम करते हैं, जनता से में इनकी पकड़ है और ऐसे संगठन ने इनको बनाया है। साथ ही साथ हमारे किसान मोर्चे में भाई हमारा बाबूराम जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और सामाजिक संगठनों में भी बहुत मेहनत से काम करते हैं। क्या बंधुओं का बार बार धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आज महाराजा भगीरथ विशाल सैनी सभा संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता और किसान से जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उन्हें आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया है, वह सैनी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारे भगीरथी सैनी समाज को बैकवर्ड करती आई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चे से जो हमारे यहाँ के सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और धाकड़ धामी जी और जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, उन सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष बाबूराम सैनी जी को जो पद दिया है, किसान मोर्चे में जो जगह दी है, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और 2027 के चुनाव में हम लक्सर विधानसभा में और पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। अपने जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के पद से नवाजा है। और ये मेरा समाज, इस समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इस सम्मान की वजह से आज हमारे समाज के लोगों ने यहाँ मेरा स्वागत का प्रोग्राम किया और हम सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे रही बात किसानों की समस्या की, हमें पार्टी जो नीति बताएगी हम उस पर कार्य करेंगे और किसानों के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही सोचती है। कोटद्वार शहर में पहली बार हिमालयन इंडस्ट्री एंड बिजनेस एक्सपो का आयोजन महाराजा गार्डन तिलू रोतेली चौक के पास किया जा रहा है, जिसको लेकर महाप्रबंधक उद्योग सोमनाथ गर्ग ने बताया है कि एक्सपो में आयुर्वेद, ऑर्गेनिक खाद्य प्रसंस्करण, वेलनेस, कृषि एवं बागवानी, ड्रोन, यूएपी, हस्तशिल्प एवं स्वयं सहायता समूह जैसे क्षेत्रों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें रैप और स्टार्टअप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु औद्योगिक विभाग भी शामिल हैं। ये जैसे यहाँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर निःशुल्क रूप से स्टार्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट मेंटल फाउंडेशन के माध्यम से, और यहाँ पे टीचर्स भी स्पेशली हायर किए गए हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, और उनके द्वारा सारे हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सभी भी पढ़ाए जा रहे हैं। और साथ में हमारी एक यूएसपी ये भी है कि हमारे जितने लोगों ने क्लियर किया हुआ है, हमारे जो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो भी आकर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज आदि की भी कार्रवाई कराई जाती है जिससे बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सके, और ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आज हम लोगों ने बच्चों से भी बात करी और बहुत ही एंथुसियास्टिक और बहुत सीरियस बच्चे हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर, और उनके जो फीडबैक्स हैं वो भी उनसे सुने गए और हम लोगों ने अपने भी एक्सपीरियंस शेयर किए। और मुझे लगता है ये आगे आने वाले समय में, अभी क्योंकि इसको शुरू हुए 3 महीने भी नहीं हुए पूरी तरह से, लेकिन बच्चों का काफ़ी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हाई, और मुझे भी बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो आगे आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, या इसमें काफ़ी बच्चे हमारे सिलेक्ट भी होंगे और वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ये जैसे यहाँ प्रेरणा श्री जोगीनारायण सोन प्रयाग मोटर मार्ग पर डामरीकरण उखड़ने की सूचना पर पीएम ग्राम सड़क योजना विभाग ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर जांच कर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
अधिशासी अभियंता PMJSY पवन कुमार के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने स्थल का विस्तृत निरीक्षण भी किया है। जांच के दौरान ये पाया गया कि हाल ही में मौसम में आए अचानक बदलाव और अत्यधिक ठंड के चलते उक्त स्थान पर डामरीकरण प्रभावित हुआ है, जिससे सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है। तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित भी इस दौरान की है। बिटुमन एक्चुअली काफ़ी दूर से आ रहा है, 100 किलोमीटर से, क्या कहते हैं, नगरासू से आ रहा है, क्या कहते हैं, बिटुमन का माल। तो इसको वो उस टाइम थोड़ा ठंडा हो गया था, इस वजह से वो उसकी एक ऊपर वाली लेयर उखड़ने की समस्या हुई है, और जिसका क्या कहते हैं वीडियो वायरल हुआ है। तो उसको हमने तत्काल प्रभाव से अपने सामने उसको हटा दिया है और वहाँ पर क्या कहते हैं मार्ग लगा दिया गया। कल काफ़ी देर तक बारिश होती रही, तो इसलिए वो काम अभी हो नहीं पाया। और आज भी क्या कहते हैं मौसम ख़राब है और क्या कहते हैं पानी जो कल बारिश हुई थी उससे काफ़ी गीला हो रखा है। जैसे ही क्या कहते हैं मौसम ठीक होगा और ये हमारी सड़क सूख जाएगी, इसको दोबारा से क्या कहते हैं रिपेयर कर दिया जाएगा। और ठेकेदार को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी बिटुमन वहाँ से लेकर के आएंगे वो दोहरे त्रिपाल से ढककर लाएंगे, ताकि जो है टेम्परेचर मेंटेन है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कालाढूंगी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए बताया कि नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में उन्होंने पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बिना पार्किंग व्यवस्था के उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और ग्राहकों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अभी जो विगत दिवस वाल्मीकि समाज के साथ जो नगर पालिका का विवाद हुआ है, उसके बाद जो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो उनके वाहन जो भी वो लेके आते हैं या उनके जो ग्राहक हैं उनके जो वाहन होते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान यहाँ पे नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग का शेष नहीं रहा है, जिससे उनके वाहन खड़ी करने की बहुत परेशानी हो रही है। इस संबंध में हमने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि ये जो भी दुकानदार हैं सब नगर पालिका के ही दुकानदार हैं और उनके लिए कोई वाहन पार्किंग के लिए कोई स्थान उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में हम सब लोग यहाँ पर मिलेंगे। जो है आज व्यापार मंडल के व्यापारी जो लोग आए थे, जो है उनकी मांग ये है कि जो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स है उसमें जो दुकानदार हैं उनकी पार्किंग की जो समस्या है उसके संबंध में उन्होंने अवगत कराया है कि हमारे वाहन और जो भी जो है उसमें कस्टमर आते हैं उनके वाहन की समस्या है, तो उसको जो है बोर्ड मीटिंग के बाद जो है इसके संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा एवं उनकी जो समस्या है उस पर जो है उचित समाधान किया जाएगा। साथ ही इसमें बताना है कि जो हमारा बस स्टैंड है उसका नगर पालिका का ये प्लान है कि इसको तहसील के समय ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि जो बस अड्डे में हमारी जाम की समस्या रहती है वो भी समाप्त हो जाए। एवं जो शुक्रवार का बाजार है उसको हम धोबी घाट के नीचे ले जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो कि हमारी आगामी बोर्ड बैठक के बाद जो है उसका अंतिम निर्णय किया जाएगा एवं उसमें कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि पार्किंग नहीं है नगर पालिका के पास अपने स्टैंड, और दूसरा जो नगर पालिका के यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 50 से 60 दुकानदार हैं, यहाँ पे ग्राहकों के आने के लिए हम तो बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राहक दो रास्ते हैं, एक रास्ते में बाइक के रास्ते का ग्राहक भी हमारे दुकान तक नहीं पहुँच पाता है, दोनों रास्तों से पब्लिक अपनी बाइक लगा देती है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। खासकर फ्राइडे के दिन यहाँ पे पालिका में बाजार एक साप्ताहिक लगता है, उस दिन तो खासी समस्या हो जाती है और वही बाजार का एक दिन होता है और ग्राहक हमारी दुकानों में घुस नहीं पाता है। हम तो बहुत त्रस्त हैं। हम तो नगर पालिका और राजस्व विभाग और सरकार से यही चाहते हैं कि या तो हमारी दुकानों का क्या कहते हैं हमारा जो राजस्व है वो जो नियम के अनुसार बनता है हमें वापस दे दिया जाए, नहीं तो हम खाली यहाँ पे बैठ के किराया ही भर रहे हैं। बाकी हमारी दुकानदारी तो पिछले 4-5 साल से बिल्कुल चौपट है। रसोई गैस की किल्लत के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में गैस सिलेंडर देने के प्रावधान का कई शहरों में विरोध किया जा रहा है। देहरादून और हरिद्वार के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने विकासनगर क्षेत्र में बैठक कर इस व्यवस्था को तुगलकी फरमान बताया है। बैठक में एजेंसी संचालकों ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय सीमा तय करना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि पहले से ही गैस की किल्लत के चलते उपभोक्ता परेशान है और अब 45 दिन का इंतजार ग्रामीण इलाकों में हालात और बिगाड़ रहा है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस नियम में जल्द सुधार नहीं किया गया तो वो गैस वितरण ठप करने को भी मजबूर होंगे।
आदेश तो सराखों पे होता है। जब हमारे हुक्मरान करते हैं, हमारे आला अधिकारी करते हैं, चाहे वो कंपनी के हों, प्रशासन के हों, सरकार के हों, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी और मानना चाहिए। और रीति नीति सदियों से चली आती है, मानते रहे। विषय आता है ये तुगलकी फरमान है। आपने एक हांडी के दो पेट कर दिए। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी। और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे दें। ये कहाँ तक सही है? बताइए, न्यायोचित है, न्याय संगत है? आप बताइए। दूसरी बात ये आती है कि हम अभी 1 हफ्ते पूरा इससे जद्दोजहद से गुजरे। बहुत बुरी स्थिति रही है, कई बार मार पिटाई की नौबत हुई है। ठीक है, ऐसे में हमारे स्टाफ के द्वारा किसी कंज्यूमर के साथ कुछ हो जाए, कंज्यूमर हमारे स्टाफ के साथ कर दे, डिलीवरी मैन के साथ कोई घटना कर दे, तो बहुत ही मतलब क्या बताएं आप। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि देखिए, अगर गैस आपूर्ति का कोई विषय है, संकट है, तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। कल तक आपने हमारा 1 दिन के लिए 25 दिन का किया, हम खुश हुए। चलिए ठीक है, हमने 1 हफ्ते सहा, कोई नहीं है। अब आपने हमें इस जगह पे रख दिया, अब काम करना मुश्किल है। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी भेजते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया है कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो हमारे पास अब कोई वो नहीं रहा है। अगर इसी तरीके से रहा तो हम सप्लाई आगे कर भी नहीं पाए। ये 25 दिन और 45 दिन जी, जो 25 ये और 45 दिन का है। क्राइटेरिया हाँ रखा जी, गया है हाँ जी। इसमें किस प्रकार की दिक्कत दिक्कत ये है कि स्टाफ नहीं मान रहा, स्टाफ नहीं करने के लिए मना कर रहा है, डिलीवरी मैन अलग मना करते हैं। वो बोल रहे हैं हम काम ही नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन में। क्योंकि दिक्कत ये है कि बगल में मेरे वो है भारत की एजेंसी है, 1.5 किलोमीटर आगे ही है, वो 25 दिन में दे रही है और हमारे यहाँ 45 दिन है। तो हम कस्टमर को कैसे समझें? देखिए, कालसी की जो एजेंसी थी वो तो चलो उनका कुछ मैटर चल रहा था जमीन से लेके, तो इस वजह से बंद हुई है वो। तो हमारे पास प्रेशर आया इंडियन ऑयल से कि हम कनेक्शन आपको दे रहे हैं और कुछ एजेंसीज को दे रहे हैं, और वो 4 एजेंसी में गए हैं कनेक्शन। एक तो हमारे पास आए, और इसमें आए आपके बालूवाला में, तरुणा में, और टाकपत्थर और विकास नगर में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आए कनेक्शन। तो अब हम शेरपुर से लेकर चकराता तक गाड़ी भेज रहे हैं, और वो है सेमी अर्बन जगह। ठीक है, तो सैया, कालसी और ये जो चकराता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा ये KYC कराने, और OTP वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो इस चक्कर से वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और 45 दिन का वैसे ही लगा दिया है। और वहाँ इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो हमें परेशानी बहुत हो रही है और लोगों को भी हो रही है। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की दिक्कतें अभी भी हैं लोगों के सामने गैस सिलेंडर को लेकर? जी हाँ, अभी तक जो ये गैस की किल्लत के बीच में जिस प्रकार से जो सरकार ने अभी ये 25 दिन और 45 दिन का जो अभी फरमान इनको दिया है, जो ये वितरक है, तो इसका क्षेत्र में जब ये गैस वितरण करने जाते हैं तो इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि ये आवश्यक सेवा है। इसमें अगर एक दिन भी गैस नहीं है तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और जबकि जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शहरों से भी बड़े बड़े परिवार हैं, और सबका जो अब डिपेंडेंसी है वो गैस पे है, तो उनके सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है खाना बनाने को लेकर। तो वो घेर लेते हैं, जैसे ही गाड़ी जाती है तो गाड़ी को घेर लेते हैं, और कई बार जो है गर्मा गर्मी हो जाती है तो मार्केट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अब क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है, और लोगों को सिलेंडर कब तक मिल पाएगा, किस तरह से मिल रहा है, क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोग बता रहे हैं कि जो टाइमिंग दी गई है, जो गाइडलाइन दी गई है, उसके अनुसार भी नहीं मिल रहा है। और जो ये 45 दिन वाला है कि 30 दिन भी सिलेंडर नहीं चलता है तो 45 दिन तक कैसे आदमी रह लेगा। तो जो वितरक है इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है, और इनका कहना यह है कि हम वितरण नहीं करेंगे गैस को अगर इसी तरीके से सरकार ने इस फैसले को नहीं बदला है। तो अभी क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, क्या चाहते हैं ये लोग? ये वितरकों की मांगे हैं कि जो डिमांड आ रही है जनता की ओर से कि 25 दिन का ही किया जाए, क्योंकि खाना सबने बनाना है, वो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हर जगह डिपेंडेंसी गैस पे है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 25 दिन का ही इसमें टाइमिंग रखे कि 25 दिन के बाद गैस बुक हो, और जो कस्टमर है
उनको जो है सही समय पे मिल जाए, ताकि हम क्षेत्र में जा सके, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल नीलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के सौड़ में बन रहे स्लैग पुल के निर्माण में अनियमितताओं के मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पुल में रेत की जगह मिट्टी मिलाए जाने के आरोप पर अभियंता को सस्पेंड करने वाले मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। याचिकाकर्ता अभियंता अजय कुमार ने अपनी सस्पेंशन को चुनौती देते हुए कहा है कि कंपनी को उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोन ऑन है। कोर्ट ने विपक्षियों को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं और अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद तय की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यह सुनिश्चित करना कोर्ट का कर्तव्य है। एक ब्रिज था ओसाला से नहीं सौड़ से ओसाला में बनना था, तो ग्रामीणों ने उसकी हमें वीडियो भेजी। वीडियो का तत्काल हमने संज्ञान लिया और जो भी अधिकारी थे उनको हमने सस्पेंड किया, ताकि कल को अगर ब्रिज बन जाता तो उसमें जनहानि बहुत होती। और क्या कहते हैं, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक सारा एविडेंस जो था, जो वीडियो में है, वो सारा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इंक्वायरी चल रही है और वो अधिकारी जिसको हमने सस्पेंड किया था वो हाईकोर्ट आया है। उसने कहा है कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल को अधिकार नहीं है कि मुझे सस्पेंड किया है, क्योंकि मैं डेपुटेशन में आया हूँ। तो हमने कहा कि डेपुटेशन में आया है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर में उसने कबूल किया है कि मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी हूँ। प्लस हमने ये भी बोला है कि क्या बोलते उत्तराखंड स्टेट कॉरपोरेशन रूल्स 2008 के हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी है, तो एमडी के पास पूरा अधिकार है कि सस्पेंड करने का। तो कोर्ट ने सुना है इसे और 3 हफ्ते का टाइम दिया हमें इसका रिप्लाई फाइल करने का। याचिकाकर्ता यही कह रहा है कि क्या कहते हैं, ब्रिड डेपुटेशन पे आया हूँ मैं, डेपुटेशन का अधिकार सिर्फ पीडब्ल्यूडी का है, ब्रिडकुल का नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।